जीसू को दिखाया जाता है जो कि अपनी मॉम के पास काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही होती है कि मॉम प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ उस पर्सन ने मुझे कितना ज़्यादा परेशान कर रखा है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी इस घर से मैं चले जाऊँ और आपके बेटे की लाइफ से भी बहुत ही जल्दी मैं उसको डिवोर्स देने वाली हूँ। और उसके बाद वो अपने हस्बैंड के पास जाती है जो कि मिस्टर कैरम होते हैं। उनके पास पहुँच के बोलती है कि देखो ना, मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहती हूँ क्योंकि हमारे बीच हस्बैंड वाइफ जैसा कोई रिश्ता नहीं है। तुम्हें तो पता ही होगा, मुझे तुम काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हो। अच्छे से जानते हो कि मैंने तुम्हारे फ्रेंड को बिल्कुल भी नहीं मारा है, पर फिर भी तुम मुझे बहुत टॉर्चर करते हो। मैं काफ़ी सालों से तुम्हारा टॉर्चर बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन अब मुझसे नहीं हो पा रहा, इसलिए प्लीज़ तुम जाओ। और फिर उसके बाद मिस्टर कैरम बोलते हैं कि इस जन्म में क्या, मैं तो अगले सातों जन्म तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और डिवोर्स लेने की तो तुम सोचना ही नहीं। और उसके बाद वो बोलती हाँ क्यों नहीं, तुम तो मुझे जीने भी नहीं दोगे और मरने भी नहीं दोगे। और फिर उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि हमारी जो जीशु है वो अब्रॉड चली जाती है 5 साल के लिए। वो काफ़ी ज़्यादा उदास होती है और सोच रही होती है कि देखो ना, मुझे इसने कितना ज़्यादा परेशान किया। और जब वो वापस आती है तो फिर से वो मिल जाता है और बोलता है कहाँ जा रही हो मेरी स्वीट हार्ट, मैं तो तुम्हें याद ही होऊंगा ना अच्छे से। और फिर वो बैग लेके वहाँ से जाने लगती है और हॉस्पिटल पहुँच के अपने बच्चे को गले से लगा लेती है क्योंकि ये बेबी मिस्टर कैरम का ही होता है जो कि 5 साल का हो चुका है। ये पहले ही था, वो बताने वाली थी, पर उतने में इन लोगों के बीच काफ़ी ज़्यादा क्रिएट होने लगी है सीन्स लड़ाई झगड़े वाले, जिसकी वजह से उसने डिसाइड किया कि वो डिवोर्स ले लेगी। अब ऐसे डेविल के साथ रहने का कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद मिस्टर कैरम उसको बोलने लगता है कि ये किसका है, मुझे तो पता है ये किसी वाइल्ड मैन का ही होगा, मेरा तो हो ही नहीं सकता। और उसके बाद वो बोलती देखो मेरे बेटे को जाने दो, अगर तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे बताओ। और यहाँ पे उनकी मिस्ट्रेस को दिखाया जाता है जो कि उनके साथ में आई हुई होती है। अब बोल रही होती है कि आप इसे जाने दो, जो था हो गया है, अब आपको ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे वो जीसू को बुलाता है और वापस से वो डिवोर्स के पेपर उसके ऊपर फेंकने लगता है और उसे थोड़ा बहुत सुनाने लगता है और साथ ही उसे ह्यूमिलिएट करने लगता है कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें तो छोड़ूंगा ही नहीं, क्योंकि तुम ही तो मेरा रिवेंज और मेरी लाइफ का जीने का मकसद हो। तुमने जो मेरी दोस्त के साथ किया है उसकी भरपाई तो तुम्हें ही करना पड़ेगी, इसलिए तुम आसानी से जा भी नहीं सकते और मरने का तो तुम सोचना ही नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें मरने भी नहीं दूंगा। और तो हाँ, तुम्हें अपने लिए पैसे भी कमाने पड़ेंगे और $50 मिलियन मुझे वापस भी पे करना है। और उसके बाद वो उसके काफ़ी क्लोज आने लगता है और उसको बोलता है कि आज भी तुम पहले ही जैसी हो, बिल्कुल भी नहीं बदले हो। और उसके बाद हमें एक बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफ़ी सारे लोग होते हैं और एक लड़की को बुलाया जाता है कि जाइए, ये मिस्टर को आपको ड्रिंक देना है और उन्हें अच्छे से खुश कर देना। जब वो अंदर जाती है तो वो देखती है कोई और नहीं, उसका अपना हस्बैंड होता है। और उसके बाद वो सोचने लगती है अब तो कुछ भी हो जाए, मुझे तो इसको ड्रिंक कराना ही पड़ेगी, क्योंकि पैसे जो कमाने हैं, अगर मैं पैसे नहीं कमाऊंगी तो ये फिर से मेरे पीछे पड़ जाएगा और फिर मुझे परेशान करने लगेगा। और मेरा एक छोटा सा बच्चा है, उसको भी ये ठेस पहुंचाने की कोशिश करेगा, इसलिए जितने जल्दी हो सके मुझे यहाँ से इसको अच्छे से सर्विस देने के बाद वापस जाना अपने बेटे से मिलने के लिए। और यहाँ पे दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड सीन होने लगते हैं और दोनों में काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक फ़ाइट भी होने लगती है। और उसके बाद वो उसको बोलने लगती है कि देखो प्लीज़, इन सब बातों को तुम भूल जाओ, मैंने तुम्हारी दोस्त के साथ कुछ नहीं किया, इसलिए तुम मुझे भी छोड़ दो, मुझे तुम्हारी दोस्त से कोई लेना देना नहीं है, मैंने जो किया भी नहीं उसकी तो सज़ा तुम मुझे पिछले 5 साल से दे रहे हो। आप तो प्लीज़ बंद करो, अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो मेरी जान ले लो, पर प्लीज़ मुझे इस तरीके से ह्यूमिलेट और टॉर्चर मत करो, क्योंकि तुम भी जानते हो मेरा इकलौता बेटा है जो कि हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज है,
उसके लिए तो मुझे बहुत पैसे कमाने की ज़रूरत है। और यहाँ पे दिखाया जाता है कुछ लड़कियों ने मिलकर उसकी पिटाई की होती है। और उसके बाद पता चलता है मिस्टर कैरम आते हैं, जो कि डॉक्टरों ने बता रहा होता है कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है, कुछ कह नहीं सकते कब तक उसे होश आएगा, पर उसको बहुत ज़्यादा इंजरी हो गई है, बहुत सारी जगह उसको चोट लगी हुई है। फिर वही छोटा सा बच्चा आता है और आके वो उसे काट लेता है कि बैड अंकल, तुमने मेरी मॉम को क्या कर दिया है, हम लोग बहुत अच्छे से रह रहे थे, यहाँ पे आने के बाद तुम हमारी मॉम की लाइफ में आए और उसके बाद हमारी लाइफ खल्लास हो गई है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तुम्हें पता है ना, मुझे मॉम के बगैर नींद नहीं आती है, लेकिन देखो ना, मुझे मेरी मॉम के बगैर रहना होगा। और उसके बाद वो अपनी मॉम के पास चला जाता है और वहाँ जाके देखता है कि देखो ना मॉम, मैं बड़ा हो जाऊँगा फिर आपकी बहुत अच्छे से हेल्प करूँगा और ये अंकल को तो मैं बहुत अच्छे से सबक सिखाऊँगा। और यहाँ पे वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। वो फिर से बार में पहुँच जाता है और वहाँ पहुँचने के बाद वो 2 लड़कों को और साथ में लेके आता है, जो कि बिल्कुल से पिवक्कड़ होते हैं। और उसके बाद उनको बोलने लगता है कि आओ ना, बैठो मेरे साथ, चलो हम किसी को बुलाते हैं अपने साथ एंजॉय करने के लिए। और फिर उसके बाद उसका जो सेक्रेटरी होता है वो फ़ोन करके बुलाता है और वो लोग बैठे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि ये क्या होने वाला है। और यहाँ हॉस्पिटल का सीन भी दिखाया जाता है, जहाँ पर जीसू को होश आ जाता है। अब वो अपने बेटे के पास होती है और उसको पूछ रही होती है, तुमने किसी को परेशान तो नहीं किया, किसी ने तुम्हें डांटा क्या, किसी ने तुम्हें मारने की कोशिश की क्या? ओके मॉम, आप ठीक हो जाइए, मुझे किसी ने कुछ नहीं किया। और उसके बाद वो अपने बेटे को काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ कर लेती है और उसको बोलती है, देखो ना, तुम्हें मेरा कितने अच्छे से ख्याल रखना है। और यहाँ पे मिस्टर कैरम की मॉम आ जाती हैं, जो कि उसको बोल रही होती हैं कि तुमने मेरे बेटे की लाइफ से अभी तक गई क्यों नहीं हो। और उसके बाद वो बोलती है, पिछले 5 साल में आपने अपने बेटे से एक सिग्नेचर नहीं ले पाया डिवोर्स का और मुझे सुनाने के लिए आ गई हो। और यहाँ पे मिस्टर कैरम आते हैं और अपनी मॉम को बोलने लगते हैं कि मॉम प्लीज़ मेरी लाइफ में इन्वॉल्व मत हुई, बस मैं उससे रिवेंज ले रहा हूँ और कुछ नहीं है हमारे बीच इसके अलावा, और इन फ्यूचर कुछ हो भी नहीं सकता है। और फिर उसके बाद वो उसके पास आता है काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ और उसके फेस को काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ लाता है और उसको फोर्सफुली किस करने लगता है। और फिर वो बोलती है, देखो ये हॉस्पिटल है, तुम्हें प्लीज़ थोड़ा तरीके से रहना चाहिए, तुम्हारा घर नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे डिवोर्स के बारे में बात करने की, तुमने सोचा भी क्यों? जिस दिन तुमने मुझसे डिवोर्स लेने के बारे में सोचा, दोबारा से सोच लेना, उस दिन तुम्हारा बेटा तुम्हारे हाथों से चला जाएगा और वापस दोबारा कभी इसके पास नहीं देख पाओगे। और उसके बाद वो एक गार्ड के पास आती है और उसको बोलती है, प्लीज़ साइड हो जाइए, मुझे अभी अर्जेंटली किसी से मिलने जाना है। गार्ड बोलने लगता है, सॉरी मैडम, मैं आपको जाने नहीं दे सकता, मिस्टर कैरम के बहुत ही सख्त रूल हैं, अगर वो आ गए तो मुझे बहुत दिक्कत होगी। और यहाँ पे वो पीछे से आ जाता है तो गार्ड फिर से पैरों में गिर जाता है, बॉस मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि ये मैडम आपकी वाइफ है। और उसके बाद वो उसको थैंक्स करती है मेरी हेल्प करने के लिए। और उसके बाद वो अपने बेटे के साथ अपने हस्बैंड के पास वापस चली जाती है और सोच रही होती है कि किसी भी तरीके से मुझे इसके साथ रहना है, क्योंकि अगर मैं इसके पास रहूँगी तो मुझे पता चलेगा ये अगली चाल क्या चलने वाला है। और यहाँ पे वो अपने असिस्टेंट को बोल रहा होता है, मेरी पर्सनल लाइफ के अलावा तुम्हें मेरी कंपनी के ऊपर भी पूरा ध्यान रखना है, कहीं ऐसा ना आप पर्सनल लाइफ के चक्कर में कंपनी पे ध्यान नहीं दे पाओ, इसलिए मैं आपको हर बात की पल पल अपडेट देता रहूँगा। और यहाँ पे वो घर पे मेड होती है और सारा खाना पीना, घर का साफ़ सफाई सब कुछ कर रही होती है। और यहाँ पे वही मिस्ट्रेस आ जाती है और वो पोछे के ऊपर पैर रख लेती है और बोलती है, देखो ना, इतनी महंगी सैंडल तुमने मेरी ख़राब कर दी। और वो उसको थप्पड़ मारने वाली होती है। और उसके बाद यहाँ पे पता चल जाता है कि उसके हस्बैंड मिस्टर कैरम आ जाते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं थी, तुम मुझे फ़ोन करके भी बुला सकती थी अगर कोई काम था। नहीं, बस ऐसे ही, मैं बस तुम्हारे साथ खाना खाना चाहती थी, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। अच्छा। और फिर उसके बाद वो वहाँ पे खाना खाने लगती है और खाना खाते से उल्टी करने लगती है और बोलती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस खाने में कुछ मिलाया है, देखो ना, मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है और कुछ नहीं है। और फिर जीसू के पास आते हैं और बोलते हैं, तुम इतनी ज़्यादा जेलस हो,
मुझे पता नहीं था। और यहाँ पे बोलता है अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, पहले खुद ही खाने को ट्राई करके देख लो। और जब वो खुद ही खाना खा लेती है तो बोलता है खाना नॉर्मल है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया होता है, इसकी वजह से उसे वॉमिट भी फील होने लगता है। और उसके बाद उसकी जो हेल्थ होती है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगती है। अब मिस्टर कैरम होते हैं जो फिर से उसके पास आ जाते हैं और उसके क्लोज़ आने की कोशिश कर रहे होते हैं। और वो बोलती है देखो ना, मैं यहाँ पे तुम्हारे घर पे सर्वेंट हूँ, अच्छा खाना बना रही हूँ, तुमने जैसा बोला मैंने वही किया, और उसके बाद भी तुम मुझे ह्यूमिलेट कर रहे हो। मैं ऐसा क्या करूँ जिसके वजह से तुम्हारी नफ़रत मेरे लिए कम हो जाए। और फिर वो उसके बाद फोर्सफुली उसे किस करने लगता है, जो कि उसकी मिस्ट्रेस होती है। वो देख लेती है और फिर वो उसको बोलती है वो तुम्हारी मिस्ट्रेस है, तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए, तुम्हें मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे कैरम को देखा जाता है, वो वापस से उसके पास आता है और बोलता है चलो हमें यहाँ से चलना चाहिए, काफ़ी टाइम हो गया। और फिर वो अपने बेटे के साथ खाना खा रही होती है और बोल रही होती है हम जल्दी से बहुत सारे पैसे कमा के यहाँ से कहीं दूर बहुत अच्छी जगह जाएंगे और बहुत सारा अच्छा अच्छा खाना खाएंगे, अच्छी अच्छी जगह घूमने जाएंगे। और यहाँ पे उसकी मिस्ट्रेस आ जाती है और वो उसको काफ़ी बुरा बुरा बोलने लगती है कि ये तुम्हारा नाजायज़ बेटा कहाँ से आया है, लगता है किसी मैन को तुमने सेड्यूस करके ये बच्चे को लिखा है। और फिर से वो उसको थप्पड़ मारने लगती है, तो जिसकी वजह से उसका जो बेटा होता है वो गिर जाता है। और यहाँ पे मिस्टर कैरम को देख के वो अपनी ही गाल पे मारने लगती है चाटाफिट से, कि ऐसा लगे जैसे जीशु ने उसको मारा है। और जीशु अपने बेटे को पीछे करके खड़ी हो जाती है और उसको बोलने लगती है देखो ना, तुम्हारी मिस्ट्रेस यहाँ पे मेरे रूम में आके कितना ज़्यादा ड्रामा कर रही है, प्लीज़ तुम इसे यहाँ से लेके जाओ, मेरा बेटा बहुत डरा हुआ है। और फिर उसकी जो मिस्ट्रेस होती है वो उसके पीछे चली जाती है और उसको हग करने लगती है और बोलती है देखो ना, हम लोग काफ़ी टाइम से साथ में हैं और हमारे बीच अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। जिस तरीके से तुम जीसू को टच करते हो तुम मुझे भी टच कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं तुम्हारी फ्यूचर वाइफ बनना चाहती हूँ, अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो तो। क्योंकि जीसू में तो कुछ खास नहीं है, फिर भी तुम उसके प्यार में पागल पड़े हो, दीवाने की तरह घूमते हो, जहाँ मौका मिलता है उसके क्लोज आने का एक मौका नहीं छोड़ते हो। हम दोनों कितने सालों से साथ में हैं, बस दोस्त हैं और कुछ नहीं है। लोगों की नज़रों में मैं एक मिस्ट्रेस हूँ तुम्हारी, और कुछ नहीं है इसके अलावा मेरी वैल्यू। और उसके बाद वो प्लान बना रही होती है कि किस तरीके से जीसू को फ्रेम करना है और उसकी लाइफ से उसे किस तरीके से गायब करना है। इस तरीके की सिचुएशन खड़ी कर दूँगी कि उसको ऐसा लगे कि ये बहुत बेकार लड़की है। अब फाइनली वो अपने घर से उसे धक्का मार के निकाल दे। उसने काफ़ी कुछ प्लानिंग बना रखी होती है और यहाँ पे पता चलता है उसका किसी और के साथ अफेयर भी चल रहा होता है। वो उसी के पास आई होती है और यहाँ पे हमारी जीसू होती है जो कि वो यहाँ पे आई होती है उसको पैसे देने के लिए और बोल रही होती है कि देखिए सर, मैं यहाँ पे जॉब करती हूँ और मेरा काम आपको ड्रिंक सर्व करना है। कोई बात नहीं, अगर तुम मेरे साथ बैठ के ड्रिंक पियोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा, और देखो ना इतने सारे पैसे हैं सब तुम्हारे। और उसके बाद वो गटागट ड्रिंक करती जाती है, 1 बोतल 2 बोतल 3 बोतल, और इसी तरीके से उसने सारे पैसे ले लिए होते हैं। और उसके बाद फिर उसे वॉमिट आने लगती है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था उसने और वो कंट्रोल नहीं हो रही थी इसके वजह से। और यहाँ पर मिस्टर कैरम आ जाते हैं और जो कि उसको थप्पड़ मारने लगते हैं और उसको बोलने लगते हैं कि अब पैसे कमाने के लिए तुम इस हद तक चली जाओगे। जिसको बोलते तुमसे मुझे कोई मतलब, तुम अपनी मिस्ट्रेस रखते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पे आके पैसे कमा लूँ तो तुम्हें प्रॉब्लम होने लगती। तुम्हें याद होगा ना, तुमने तो मुझे छोड़ दिया था, उसके बाद फिर तुम मेरे पास क्यों आ गए। और यहाँ पे वो उसको फोर्सफुली किस करने लगता है। जो उसकी मिस्ट्रेस होती है वो देख लेती है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और सोचती है देखो ना, मेरा प्लान मेरे ऊपर भारी पड़ गया है। और यहाँ पे वो बैठी होती है और बोल रही होती है तुमने मेरी लाइफ कितनी ज़्यादा बेकार बना दी। अब तुम्हें अगर पैसे ही कमाना है तो एक काम करो, मुझे बहुत अच्छे से खुश करो, जैसे तुम अपने सारे कस्टमर को सर्विस देती हो उसी तरीके से। और उसके बाद तुम्हें जितने पैसे चाहिए, जो भी चाहिए, मैं तुम्हें दे दूँगा।
और फिर वो उसको बोल के वहाँ से वापस निकल जाता है और बोलता है, याद रखना तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास बिल्कुल सेफ़ नहीं है, याद है ना तुम्हें, मेरी बात नहीं मानोगी तो तुम्हारा बेटा गया, तुम उसको दोबारा फिर कभी नहीं देख पाओगी। और उस तरीके से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और सबसे पूछ रही होती है अपने बेटे के बारे में, और जो ड्रिंक होती है अपने ऊपर फिर से गिरा लेती है और बोलती है कि प्लीज़ मेरा बेटा कहाँ है, मुझे बता दो, क्योंकि मेरी लाइफ में एक ही सहारा है, वो मेरा बेटा। अगर वही नहीं रहा तो तुम्हारी ह्यूमिलेशन सहने का कोई मतलब नहीं है। अगर मेरा बेटा नहीं मिला तो तुम समझ लेना मेरे जीवन का लास्ट स्टेज चल रही है, ऐसा सोच लेना, क्योंकि मुझे ज़िंदगी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन हाँ, मेरा बेटा अगर मुझे मिल जाएगा तो ऑफकोर्स मैं तुम्हारा हर टॉर्चर सहूँगी, तुम जैसा बोलोगे वैसा। और यहाँ पे उसको चक्कर आने लगता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बारिश में घूम रही होती है, जिस वजह से उसको फीवर आ जाता है। और मिस्टर कैरन उसको लेके घर वापस आ जाते हैं, और जब उसकी सुबह नींद खुलती है तो वो देखती है कि उसका बेटा उसके पास है। तो मिस्टर कैरन बोलते हैं, अच्छा है ना, तुम्हारी तबीयत अच्छी है, सब बढ़िया है ना। और उसके पास आ जाते हैं, प्यार से उसको हक कर लेते हैं और उसको बोलते हैं, याद रहे तुम्हें मेरे पास रहना है, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे वो वापस से फिर से अपनी जॉब पे जाती है। तो कुछ लड़कियाँ उसको चांटा मारने लगती हैं और उसको ह्यूमिलेट करती हैं कि किस तरीके से मिस्टर कैरन को तुमने शेड्यूस किया। और यहाँ पे वो सब मिलकर उसको मारने पीटने लगती हैं। और यहाँ पे हम लोगों को पता चलता है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनली वीक हो जाती है और सोच रही होती है, मेरी लाइफ का ये डिसीजन सबसे बेकार रहा जब मैंने मेरे पेरेंट्स के ख़िलाफ़ जाके इस आदमी से शादी करी, जो आज मेरे लिए कहीं भी खड़ा नहीं है, उसके वजह से मुझे ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है। और यहाँ पे हम लोगों को पता चलता है जो मिस्टर कैरम होते हैं वो देख लेते हैं उनका सेक्रेटरी, और फिर वो उसको बोलता है कि तुम्हें पता है ना ये कौन है, मिस्टर कैरम की वाइफ है, इसलिए तुम्हारी जॉब क्या तुम्हारी जान ही चली जाएगी, इसलिए अपने आप को अगर बचाना है तो जितना जल्दी हो सके उनसे माफ़ी मांगो, शायद तुम बच जाओ। और यहाँ पे वो हॉस्पिटल में लेके आया होता है और बोल रहा होता है कि देखिए मैडम, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, क्योंकि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, पर प्लीज़ ये बात आप सर को मत बोलिए, क्योंकि अगर उन्हें बोल दिया तो वो हम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। आप तो जानते हैं उनकी हरकत किस तरीके की है, वो सामने वाले की बात भी नहीं सुनते और उसको इस दुनिया से निपटा डालते हैं। इसलिए प्लीज़ मैडम उन्हें इस बारे में कुछ मत बताइए। और यहाँ पे उसने फुल स्लीव्स के कपड़े पहने होते हैं और वो खाना सर्व कर रही होती है। तो मिस्टर कैरम उसको पूछने लगते, क्या हुआ आज तुमने इस तरीके के कपड़े क्यों पहने, क्या हो गया। और फिर इसके बाद वो उसके कपड़े को चेक करने लगते हैं और उसको बोलते हैं, तुम्हारी बॉडी पे इतने सारे निशान कैसे हैं, किसने परेशान किया। वो कुछ नहीं, मैं जॉब पे गई थी तो इसलिए मैं वहाँ से स्लिप होके गिर गई, और कुछ नहीं, वहाँ पे मुझे चोट लग गई थी। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पास हमेशा अवेलेबल रहूँगी, इसलिए तुम ज़्यादा परेशान मत होना। और उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन करवाने लगता है कि वहाँ पे क्या हुआ था, इंसिडेंट के बारे में जानकारी करने लगता है। तब उसे पता चलता है कि वहाँ की लड़कियों ने उसे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया और बुली किया और उसको काफ़ी कुछ उल्टा सीधा बोला और उसके साथ मिसबिहेव किया और उसकी पिटाई भी किया है, जिसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा चोट आई होती है। और उसके बाद फिर उन्हीं लड़कियों को उसने बुलाया होता है और उसके बाद उनको बोला होता है, ड्रिंक कराओ हम लोगों को प्लीज़। और उसके बाद वो ड्रिंक कराने लगती हैं। और फिर उसके बाद सेक्रेटरी को बोलता है, जाओ एक काम करो, फ़ोन लगाओ, सबको पुलिस स्टेशन लेके जाओ, ये सब के सब मुझे जेल में चाहिए, कोई ज़िंदा यहाँ बाहर दिखना नहीं चाहिए। और उसके बाद एक के बाद एक लड़की को पिटाई करने लगता है, थप्पड़ मारने लगता है। और उसके बाद पता चलता है कि उन लोगों को वापस से भेज दिया गया है और वो फ़ोन करके बोलते हैं कि मैडम प्लीज़ हमें बचा लीजिए, सर हमें बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है और टॉर्चर कर रहे हैं। उसके बाद वो बोलती है, मैंने सर को कुछ नहीं बताया और मुझे नहीं पता है, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। और फिर भी वो उससे मिलने के लिए आता है। वो बोलती ठीक है कोई बात नहीं, पर मैं इस बारे में नहीं जानती, इसलिए मैं आपकी हेल्प कुछ नहीं कर सकती हूँ सर प्लीज़। वो काफ़ी ज़्यादा
खुश भी हो जाती है और उदास भी होती है इस बात को लेके कि वो कैसा इंसान है, उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है उसके सामने। अब बाद में अगर कोई उससे कुछ बोल दे तो उसको वो जान से मारने के लिए भी पड़ जाता पीछे। और फिर वो उसके पास आता और उसको बोलने लगता, तुम्हें पता है ना, 5 साल में मैं तुम्हें 5 मिनट के लिए भी नहीं भूला और तुम्हें देखते से ही मैंने पहचान लिया। और उसके बाद वो उसको बोलने लगता है कि मैं पहले जैसे ही आज भी तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। और यहाँ पे उनका बेटा आ जाता है। और फिर वो उसके बाद उसको बोलता है कि मुझे अभी तुम्हारी मम्मी से कुछ बात करना है, इसलिए अभी तुम जाओ। और फिर उसके बाद वो उसको रूम में लेके आता है और उसको बोलने लगता है कि तुम्हें याद रहे, लाइफ टाइम सिर्फ तुम मेरे पास हो और किसी के पास नहीं। और फिर वो उसको काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ लेके आता है और उससे काफ़ी कुछ बोलने लगता है कि वो सब मेरी गलतियाँ हैं, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, कैसने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया, मुझे इस बारे में सब कुछ पता होना चाहिए था, मैंने तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दिया, मेरी मॉम ने तुम्हारे साथ किस तरीके का व्यवहार किया और मेरी फ्रेंड ने किस तरीके से मेरी मॉम को तुम्हारे खिलाफ़ किया। मैंने सिर्फ अपने मॉम की बातों पे भरोसा किया, तुम्हारी बातों पे कभी ध्यान नहीं दिया। मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा किया, इसलिए तुम मुझे छोड़ के चली गई थी। पर मैं चाहता हूँ कि तुम कभी भी मुझे छोड़ के मत जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम बस हमेशा मेरे साथ रहो। और उसके बाद वो अपने बेटे को पढ़ाने लगती है और उसको बोलती है तुम, और लास्ट में वो उसे माफ़ कर देती और यहीं पे हमारी स्टोरी का